ये अलग से रक्त धातु, रक्त धातु है तो नोट करिए। गुरुजी कौन? हाँ जी, रक्त धातु नोट करिए, किसी ने भी अभी बोलना नहीं है, एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। नाड़ी देख करके अगर आपको रक्त धातु में स्पाइक दिखता है तो ये समझ लो कि यह कहीं न कहीं यकृत और प्लीहा, लीवर और स्प्लीन की बातें हैं, क्योंकि रक्त का उद्गम लीवर और स्प्लीन से है। रक्त धातु का उद्गम लीवर और स्प्लीन से है। रस धातु में स्पाइक दिखता है तो क्या समझना है? हृदय, हार्ट, कहीं न कहीं हृदय की बातें हैं। अब ये रस रस धातु की डेफिशिएंसी का मतलब उस आदमी में किसी की प्यार की कमी, अगर स्त्री है तो पुरुष उसके पति के प्यार नहीं, अगर बच्चा है तो माँ बाप के प्यार की कमी, अगर बच्चा है तो कहीं ना कहीं उसके मन में कोई ऐसी चीजें, तो उसके वजह से भी शरीर में नरिशमेंट से रिलेटेड जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है, ये समझना है। रस रक्त धातु की बातें हैं। रक्त धातु क्या है? लीवर और स्प्लीन। ज्यादातर इस उद्गम स्थान जो है लीवर है और स्प्लीन है। जहां रक्त दिखा वहां लीवर की बातें जरूर समझना है। हमारे बॉडी में जितना हार्ट महत्वपूर्ण है उतना ही लीवर भी महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रकार के एंजाइम निकलता है, कहाँ से निकलता है? सब लीवर से। हालांकि शरीर के हर जो स्रोतस है, सॉरी, हर जो छोटी और बड़ी आते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन्स है, चाहे वो लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लीवर हो, ये सभी कुछ न कुछ एंजाइम को निकालता है। वह एंजाइम कुछ डायग्नोस से रिलेटेड उसको काम करने वाले, कुछ मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने वाले, और कुछ दूसरे दूसरे काम को, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते जो हमारे मानसिक व्यवस्थाओं को संतुलन करने वाले होते, और उस तरह के हार्मोन्स हमारे हार्ट से निकलते हैं। और जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने वाले जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादातर लीवर से, कुछ लंग्स, आपका लंग्स से, कुछ आपके स्टमक से, और कुछ आपके स्प्लीन से निकलता है। ज़्यादातर यूँ समझ लो कि उसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने वाले, जिन्हें हम आयुर्वेद में चयापचय प्रवृत्ति बोलते हैं, चयापचय, अग्नि संस्कार जिन्हें हम बोलते हैं, डाइजेशन करने वाली, चाहे वो धातुओं की अग्नि हो, चाहे वो महाभूतों की अग्नि हो, चाहे वो पाचन की अग्नि हो, पाचन के लिए जो भी हम कुछ खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना हो, उन सभी का जो हार्मोन से ज़्यादातर लीवर से ही निकलता है, लीवर एंजाइम। इसीलिए रक्त धातु है। अब रक्त धातु में स्पाइक होता है तो एलोपैथिक डायग्नोसिस में हमें कहाँ जाना चाहिए? उसके भैया एचबी लेवल डाउन हो सकता है, एचबी लेवल डाउन हो सकता है, एचबी लेवल डाउन, एलएफटी हाई होगा या ईएसआर लेवल हाई होगा। ईएसआर लेवल हाई होगा, मैंने आपको बताया था रस धातु में और रक्त धातु इन दोनों में अगर स्पाइक दिखता है तो ईएसआर को जरूर समझना है। ईएसआर हाई इज इक्वल टू इन्फ्लामेशन, शरीर में कहीं ना कहीं शोथ है, कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है, कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है, ईएसआर हाई होना। ठीक है, ईएसआर लेवल हाई। शरीर में आयरन डेफिशिएंसी, अगर लीवर है तो नोट कर लो आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। जहां पर थकान होना, हेयर फॉल होना, ये अधिक मात्रा में दिखता है, आयरन डेफिशिएंसी। बॉडी में थकावट होना, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना, आयरन डेफिशिएंसी, ये सारे मैं एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको। नाड़ी देख कर के कुछ जो वो पेशेंट आपके सामने रिपोर्ट लेके आया है, सर रिपोर्ट तो देख लो पहले, आपने क्या नन्ना परे रख ले उसको, हम यहाँ से नाड़ी से बताएंगे तेरे रिपोर्ट में है क्या चीज़। तो उसको अगर रक्त धातु है, रक्त धातु में देखो डेफिशिएंसी मतलब कि वो चीज़ें डाउन हो रहा है, डाउन करने वाले कौन है? वायु है। तो रक्त धातु में स्पाइक है, और सुपरफिशियल आपको एक नंबर में स्पाइक एकदम लघु है, एकदम तार जैसा नाड़ी है, सूक्ष्म है, तार जैसा है, कमजोर नाड़ी है। यानी कि कहीं ना कहीं वायु के स्वभाव, उसके गुण अगर आपको दिखता है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, फिंगर में मत जाना, उसके गुणों के ऊपर ध्यान देना है। कौन सा गुण वाला है स्पाइक? वो इंडेक्स फिंगर में भी हो सकता है, वो मिडल में भी हो सकता है, वो रिंग में भी स्पाइक हो सकता है,
वहां से हमें चुरा के निकालना है कि यह स्पाइक जो रिंग में हो रहा है वह वायु वाला है, पित्त वाला है या कफ वाला है, कौन सा वाला स्पाइक है। स्पाइक तो हो रहा है मिडिल फिंगर में, लेकिन स्पाइक कैसा है, तार जैसा है, इरेगुलर है, लघु नाड़ी है, चंचल है नाड़ी, रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर, ऐसा नाड़ी अगर आपको दिखता है तो पित्त स्थान में तो है, मिडिल फिंगर में तो है, लेकिन इसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका है, वायु का है। क्योंकि हम पहले क्या पढ़ के आए हैं, कफ पंगु पित्त पंगु पंगवो मलधातव वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति वेगवत। कफ भी लंगड़ा है, पित्त भी लंगड़ा है, मल जो है ना, जो मल है वो भी लंगड़ा है। वायु बलवान है, बलवान वायु ही जिधर जिधर लेकर के जाता है, बादल की तरह, बरसात के बादल की तरह वो परवश होकर के उस दिशा की ओर चले जाते हैं। और यत्र गच्छन्ति मेघवत, जैसे बादल जो है आसमान में घूम रहा है, हम इधर से देखते भैया बादल आ रहा है, चलो बरसात होगा, पता चला हवा उस बादल को उधर ले गया दूसरे गांव में, वहां जाके फोन किया, पता चला बरसात हो गया सर आज तो, और हमारे यहाँ कुछ नहीं, सूखा पड़ा हुआ। तो उसी प्रकार से शरीर में भी कफ पित्त और मल की वैसी स्थिति है, वायु उसको घुमाता रहता है और जहां जाकर के स्थान संचय करे वहां पर वो अच्छे और बुरे प्रभाव दिखता है। आ रहा समझ में, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी, आयरन तो बेसिकली रक्त में ही होता है, इसीलिए आयरन डेफिशिएंसी ये समझ लेना, ठीक है। और शरीर में स्वेलिंग होना, स्वेलिंग होना, ईएसआर जो हमने अभी बात किया था, एनीमिया होना, एनीमिया, एनीमिया होना, पांडु, जो हम कहते हैं ना कि हाइपरथायराइडिज्म, 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 हाइपो नहीं, हाइपरथायराइडिज्म इज इक्वल टू रक्त धातु। रक्त धातु में कुछ वैसी स्थिति जहां से हम हाइपोथायराइडिज्म देख सकते हैं, या मेद धातु से भी देख सकते हैं। अभी मैंने एनपी जी ने कहा मेद धातु और उधर समान वायु, मैंने कहा ना, अच्छा नहीं, खुशबू जी, तो वहां मैंने फटक से कह दिया क्या है, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइडिज्म हो सकता है। मेद धातु, मेद धातु वसा है, मेद धातु 7 धातुओं के बीच का कड़ी है, वो अगर बिगड़ गया तो वहां से उधर की स्थिति बिगड़ सकती है और बहुत सारे मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो सकता है। लेडीज में होने वाली ज्यादातर थायराइड ही होता है, जहां उसको हेयर फॉल हो रहा है, बॉडी में बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, ये सारे थायराइड की बातें हैं, हाइपोथायराइडिज्म। और आर ए फैक्टर में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती, आर ए फैक्टर रेमेटोइड आर्थराइटिस उस पेशेंट को हो सकता है। पांडु, पांडु यानी वही एनीमिया हो गया। रक्त पित्त, नोट करो, रक्त पित्त, रक्त धातु की ही बातें हैं, रक्त पित्त। अगर मैं कहूं रक्त पित्त यानी आपको रक्त धातु में स्पाइक हो रहा है, तो अब यहां पर देख लो, नाड़ी है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, है ना, मध्यमा उंगली में स्पाइक हो रहा है, आप लोग नोट कर लो, मध्यमा उंगली में स्पाइक हो रहा है। स्पाइक जो है मध्यमा उंगली में हो रहा है, और नाड़ी है साम, नाड़ी है साम। तो यहां पर साम नाड़ी है, मध्यमा उंगली में साम नाड़ी है, नाड़ी है गुरु, नाड़ी गुरु है, साम है मिडिल फिंगर में, और यहां रक्त धातु में स्पाइक है, तब समझ लो इनको आर फैक्टर हो सकता है। पित्त से प्रभावित, ये पित्तज आम है, पित्तज आम है, रक्त धातु को उसने प्रभावित किया, पित्तज आम है तो पित्त, लेकिन वो कफ के जो द्रव है, जो द्रव कफ में जो द्रव है, जो स्निग्ध है, वो पित्त यानी वो रक्त के अंदर चला गया और उसने रक्त को प्रभावित किया,
और इधर पित्त में भी वैसा ही स्पाइक दिखता है, साम गुरु दिख रहा है, साम गुरु मिडिल फिंगर में। तब ये क्या होगा, तब ये आर ए फैक्टर होगा, मतलब कि तब यहाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, डेफिनेटली होगा, जाकर के लोगों की नाड़ी चेक करो। क्योंकि रक्त धातु है, अब रक्त धातु ऊपर से जोड़ते हुए आना, अब भ्राजक पित्त दिख रहा है, पित्त है, भ्राजक पित्त है, इधर से रक्त धातु है, तो स्किन डिजीज होगा, त्वचा रोग। बहुत ज्यादा ऊपर पित्त है, पित्त बहुत ज्यादा है, यहाँ रक्त धातु है, तो यहाँ मुख पाक होगा, प्लीहा रोग होगा, मतलब इन्हीं में से कुछ न कुछ होगा। वो सुपरफिशियल 1 नंबर में, 3 नंबर में, 7 नंबर में, सारा जोड़ करके आपने अंदाज लगाना है। विद्रदी होगा, प्लीहा रोग हो गया, विद्रदी यानी कि कहीं ना कहीं फोड़े फुंसी होंगे। रक्त, देखो रक्त धातु अगर बिगड़ता है तो क्या क्या होगा, ये सब चरक ने बताया है। त्वचा रोग होगा, रक्त पित्त होगा, मुख पाक होगा, मुंह पकेगा, मुंह से दुर्गंध आएगा, कैसे कई सारे लोगों के होता है ना मुंह से बास आना, उसके जुराब से बहुत ज्यादा बदबू आना, जॉन्डिस होना, टाइफाइड होना, व्यंग उसके फेस में डार्कनेस ब्लैकनेस होना, कुष्ठ रोग यानी उसको स्किन में से संबंधित समस्या होना, प्रमेह डायबिटीज भी ये रक्तज व्याधि है। रक्त धातु में स्पाइक दिख रहा है, लेकिन स्पाइक जो है गुरु साम स्पाइक है तो प्रमेय है। रक्त धातु में स्पाइक है, सुपरफिशियल जो नाड़ी 1 नंबर में या 3 नंबर में गुरु है, साम है, मिडिल फिंगर में स्पाइक है, तो यहाँ डायबिटीज है यानी प्रमेह है, या प्रमेह पित्तज है, तो यहाँ पर समझ में आया, प्रमेय है। तो इसको बुखार भी हो सकता है, यानी इसको ये कह सकते भैया आपको बहुत पुराना बुखार है क्या, आपके स्प्लीन में, आपके लीवर में कहीं ना कहीं बुखार, जो विषम ज्वर जिन्हें हम कहते हैं, जॉन्डिस, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये सारे विषम ज्वर के अंतर्गत आता है। तो ये वहां अटका पड़ा हुआ है, रह रह करके उसको तंग करता है कुछ न कुछ, दाह, शरीर में जलन होना, ये सारे के सारे रक्त धातु की बातें हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर तीनों को जोड़ना है, और जोड़ करके इन चीजों को विचार करना है। सबसे ज्यादा विचार किसमें करना है, कौन सा गुण है तो मिडिल फिंगर, लेकिन पूरा गुरु साम स्निग्ध मिडिल फिंगर उछल रहा है पित्त जैसा, उछल तो रहा है पित्त जैसा, वैसा ही उछल रहा है जैसे वो हलवा जब बढ़िया पक जाता है तो कैसे एकदम जमा हुआ हलवा, ऊपर से परत सा लग गया, नीचे से ऊपर बहुत प्रॉपर खुल करके भी नहीं जा रहा है, धम धम होए जा रहा है। साम गुरु स्निग्ध मिडिल फिंगर में और धातु में रक्त। एक चीज बताऊं मैं आपको, इस कंडीशन में आप आयुर्वेद के बहुत सारे दवाइयां ढूंढ लो, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लो, हाँ, बहुत सारी दवाइयां ढूंढ लो, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लो, बहुत सारी चीजें कर लो, फाइनली आपको ये चीज समझ में आएगा कि यार नाड़ी में सुपरफिशियल 1 नंबर में पित्त दिख रहा है, यानी मिडिल फिंगर में स्पाइक लग रहा है, दूसरे या तीसरे नंबर में उसके गुण में कफ के स्पाइक लग रहा है, या पित्त के कहीं ना कहीं कफ के स्पाइक लग रहा है। सुपरफिशियल धातु में आपको रक्त धातु दिख रहा है, रक्त धातु दिख रहा है, रक्त धातु के स्पाइक में भी कहीं ना कहीं गुरु गुरु बहुत स्लो स्पाइक हो रहा है, रक्त धातु में भी बहुत स्लो स्पाइक हो रहा है, बहुत धीमे धीमे स्पाइक जा रहा है, धीमे धीमे उधर से इधर आपके जो रिंग फिंगर के डिस्टल कर्वेचर पर स्पाइक जो है ना बहुत धीमा आ रहा है, लेकिन भरा भरा आ रहा है, धीमा आ रहा है, गुरु उस तरह का आ रहा है। यकीन नहीं करोगे, यहाँ आप कुछ भी दवाई दोगे, पित्त सामक होना चाहिए, पित्त जो द्रव द्रव महाभूत जल महाभूत को ठीक करने वाला उस तरह का दवाई होना चाहिए, और रक्त को शोधन करने वाला दवाई होना चाहिए।
अब उसको चाहे तो ज्वर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कुष्ठ हो, चाहे कामला हो, चाहे विद्रति हो, चाहे मुखपाक हो, चाहे रक्तपित्त हो, चाहे पांडु हो, कुछ भी हो, वो एक दवाई उन सभी को ठीक कर देगा। क्योंकि संप्राप्ति हमने आयुर्वेदिक सिद्धांत के हिसाब से यहाँ जोड़ी है। बनी बात? किसी का कोई क्वेश्चन है? इसीलिए ना मैं अब थोड़ा सा फ्री टाइम लेकर के ना नाड़ी में दिखने वाली जो चीजें हैं इसको एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड करें, उसके चिकित्सा में क्या सोचे, कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें दिया जाए, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा बना रहा हूँ। वो भी मैं आप लोगों को बाद में नेक्स्ट सेशन में कभी हम उसके ऊपर बात करेंगे, वो अलग सा सेशन रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो अब देखो यहाँ पर रक्त धातु है, सुपरफिशियल एक नंबर में आपको पित्त दिख रहा है, 3 नंबर में आप गए, 2 या 3 नंबर में पित्त के ही द्रव तीक्ष्ण ऐसा ही स्पाइक दिख रहा है और रक्त धातु है। तो इसका मतलब क्या है, रक्त धातु बिगड़ा है, रक्त धातु में विकृति है पित्त के गुणों के वजह से। तो दवाई क्या होना चाहिए, पित्त सामक, पित्त के द्रव, उसमें गुरु नहीं, कफ की दवाइयां नहीं देना, द्रव, पित्त द्रव, रक्त शोधक, अनुलोमक, क्योंकि विरेचन करने से पित्त और रक्त के अंदर की जो कचरा, जो गंदगी, वो सब कुछ साफ हो जाता है विरेचन से। बस धीरे धीरे हो जाएगा सारा काम, ठीक है। पित्त है तो पित्त की वजह से ज्यादातर ज्वर, रक्तपित्त, ज्वर, रक्तपित्त, ये दोनों जो रोग है वो ज्यादातर रक्त को टच करता है, पित्त को टच करता है। तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, रक्तपित्त और ज्वर में बताया हुआ वो दवाई जो अगर आप थोड़ा सा तरीका से मिला करके देते हो तो पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। लेकिन नाड़ी में अगर आपको कहीं ना कहीं स्निग्ध, गुरु, पिछला ऐसा दिख रहा है, दिख तो मिडिल फिंगर में रहा है, एक नंबर में मिडिल फिंगर में स्पाइक हो रहा है एक नंबर में, और 3 नंबर में गुरु, पिछला, कफ के। कमाल की बात है यार, मिडिल फिंगर में कफ आ रहा है इधर, और उधर रक्त धातु है। इसका मतलब क्या है, रक्त धातु कहीं ना कहीं कफावृत पित्त के वजह से प्रभावित है। तो पहले कफ को तोड़ेंगे, यानी रक्त को पतला करेंगे। ऐसे पेशेंट में ब्लड प्रेशर लो होने का चांस रहता है। क्या रहता है, पित्त तो है, फिर से बता रहा हूं अमित जी, दोबारा सा नोट कर लीजिएगा। मैंने ना कल परसों एक पेशेंट देखा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके नाड़ी में ब्यान वायु दिखा मुझे, एक नंबर में क्या दिखा, नोट कर लो इसको आप लोग। इसका मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पर बढ़िया नोट किया हुआ है। जो अभी नए कुछ स्टूडेंट है यहाँ पर, उनको ये बातें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो अभी रिकॉर्डेड वीडियोज देख ही रहे वो लोग। मेरे को ब्यान वायु में स्पाइक दिखा। किसमें दिखा, ब्यान वायु में। ब्यान वायु स्पाइक दिख रहा है, और ब्यान वायु में मैंने देखा यार, नाड़ी जो है जब 3 नंबर में गया, गुरु पिछला ऐसा नाड़ी है, गुरु है, पिछला साम है, साम नाड़ी 3 उंगली में हर जगह स्पाइक हो रहा है। जब मैं तीसरे नंबर में गया तो हर जगह स्पाइक हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह हो रहा है, हर जगह स्पाइक हो रहा है, कटर कटर कटर। 1 नंबर में आया ब्यान वायु स्पाइक। नाड़ी है गुरु, नाड़ी की गति कफ जैसी, गुरु नाड़ी, शीत स्पर्श। तो मैंने देखा यार ब्यान वायु है, और ब्यान वायु में कफ का आवरण आ रहा है, कफ के पीछे लसीत। तो मैंने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर डाउन है क्या? उसने कहा वाह, ब्लड प्रेशर डाउन है, ब्लड प्रेशर डाउन है। अब बताओ ब्लड प्रेशर डाउन क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड को प्रेशर करने वाला कौन है, ब्यान वायु है। रक्त को, रस को, हृदय से निकलने वाला रक्त को लेके जाता कौन है, ब्यान वायु। तीव्र गति से लेके जाने वाला कौन है, ब्यान वायु। ब्यान वायु
में स्पाइक है, लेकिन स्पाइक की क्वालिटी कफ जैसी है। 3 नंबर में जाकर के पता चला कफ जैसी स्पाइक। 1 नंबर में बयान वायु। उसके बाद जब मैं सुपरफिशियली गया तो वहां मुझे मेद धातु दिखा। तब मैंने क्या माना, बयान वायु प्रॉपर चीजों को सर्कुलेट नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा पसीना कम आता है क्या, शरीर में स्टिफनेस है क्या? हाँ जी। क्यों? क्योंकि बयान वायु मेद धातु में सारे चीजें जाकर के अटक रहा है, कहीं ना कहीं अटक रहा है। पेशाब ज्यादा आता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा पेशाब आता है। कब्जियत होता है क्या? हाँ जी, कब्जियत होता है। वो सारे आपस में रिलेटेड है। अब हमें चिकित्सा क्या देना चाहिए? चिकित्सा देना चाहिए तीसरे नंबर में, नाड़ी के तीसरे नंबर में जो चीज दिखता है चिकित्सा हमें उसकी करनी है। क्या चिकित्सा किसकी करनी है? तीसरे नंबर में जो गुण दिखता है उसके विपरीत चिकित्सा करना है। और वो जो गुण है उस गुण के अनुकूल उसके लिए आहार नहीं होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, नाड़ी में 1 नंबर में क्या दिखा? बयान दिखा। बयान का कर्म क्या है? एक बार मुझे कोई बताइए जरा, क्या क्या कितना याद किया आप लोगों ने? बयान का कर्म बताइए क्या क्या है? पूरे शरीर में ऊर्जा का वितरण करता है, सर्कुलेशन करता है। बयान जो है रक्त का संचार करता है। हमारे जो शिरा स्नायु कंडर इसी तरह स्नायु और मांसपेशियों को बल देता है। ये सारी चीजें, बयान वायु रस रक्त आदि धातुओं को, सारे जो धातु हैं उन धातुओं को सर्वाइव करता है। बयान वायु शरीर को मजबूत करता है। बयान वायु में गड़बड़ी होगी तो क्या होगा? रक्त के संचार की गड़बड़ी, स्नायु और मांसपेशियों में समस्या, उसमें वीकनेस होना, उसके धड़कन तेज होना, क्योंकि बयान वायु ही तो है सारे चीजें ले जा रहा है। उसके बीपी जो है, अब ये जो बीपी है ना, मैंने उस दिन आपको बयान वायु में क्या बोला था? बीपी हाई बोला था। बयान वायु में नाड़ी दिखता है तो क्या बोला था? बीपी हाई बोला था। लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूं तीसरे नंबर में गुरु स्निग्ध पिछिला आदि गुण दिख रहा है। बेसिकली कोई भी चीजें जो घटता है वो गुणों के आधार पर घटता है। बीपी हाई जो है कफ की भी वजह से होता है, पित्त की वजह से भी होता है। इधर से नाड़ी पित्त दिख रहा है और बयान वायु दिख रहा है तो बीपी क्या हो गया? हाई हो गया। इधर से नाड़ी बयान वायु दिख रहा है और उधर से गुण गुण जो है वो कफ का है, गुण जो है पित्त का है, लेकिन दिखता बयान वायु है तो ये बीपी हाई है। गुण जो है वो कफ का दिखता है और बयान वायु दिखता है तो बीपी लो है। अगर ऐसा है तो बीपी लो है तो इसको चिकित्सा क्या देना चाहिए? कफ के गुरु पिछिला आदि गुणों को तोड़ने वाला क्या हो सकता है? त्रिकटु दे दो जी। क्या दे दो? नाड़ी में स्पाइक आपका कफ जैसा है, मंद स्पाइक है, मंद गति है नाड़ी का, गुरु है। बयान वायु 1 नंबर में 3 नंबर में गया तो नाड़ी कफ जैसा, बीपी डाउन हो गया। किसके वजह से? क्योंकि बयान जो है वो अपने कर्म से हानि हो रहा है, क्योंकि वायु के विपरीत है ना कफ, तो हानि हो गया। यानी कि वो जो ब्लड है वो थोड़ा क्या हो गया? गाढ़ा हो गया। सिरा और स्नायु, सिरा कंडरा में गति करने वाला कौन है? बयान है, लेकिन वहां पर टाइट हो गया। मैंने पेशेंट को बोला मांसपेशियों में स्टिफनेस है क्या? हाँ जी है। क्यों है? क्योंकि कफ जो है वहां पर स्निग्ध आदि गुणों से, गुरु आदि गुणों से बढ़ा हुआ है। किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे क्वेश्चंस करना, ठीक है? बगैर समझे यहां से आगे नहीं बढ़ना। अब मैंने उसको दवाई दिया त्रिकटु। त्रिकटु क्या करता है? त्रिकटु में है पिप्पली, सौंठ और बताइए और क्या है तीसरा? सूंठ, पिपली और काली मिर्च। काली मिर्च है। अब ये तीनों ही कैसे हैं? कफ के गुरु पिछिला मंदा आदि गुणों के विपरीत कर्म करता है। कफ के इन गुणों को क्या करेगा? तोड़ देगा। वो जो ब्लड गाढ़ा हुआ था उसको क्या कर देगा? पतला कर देगा। उसके गुरुत्व को क्या कर देगा? लघु कर देगा। जैसे ही पतला होगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? प्यूरिफाइड हो जाएगा, पतला हो जाएगा।
पतला होते ही व्यान वायु में स्पाइक दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब व्यान वायु तो प्रॉपर जा रहा है, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन पहले नंबर में आपको 1 नंबर में व्यान दिखा, तीसरे नंबर में जाकर के आपको नाड़ी धम धम, लघु, तीक्ष्ण, द्रव, गीला गीला सा, द्रव, गीला गीला, तीक्ष्ण, द्रव, लिक्विड जैसा पानी उसमें दिख रहा है, जल्दी जल्दी स्पाइक हो रहा है। इसका मतलब क्या है? पित्त है। पित्त के स्पाइक आपको दिख रहा है, व्यान वायु दिख रहा है, और इसके वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर की दवाई क्या होना चाहिए? ब्लड प्रेशर हाई हो गया, दवाई क्या होना चाहिए? पित्त सामक। पित्त सामक होना चाहिए। ज्यादातर दवाइयां कौन सा चलता है? ज्यादातर दवाई कौन सा चलता है? मुक्ता सुक्ति, कामदूदा। ये दवाइयां क्या करेगा? ये दवाइयां पित्त के उन गुणों को डाउन करेगा। अब यहीं पर हमें थोड़ा और खेलना है, इसीलिए ये बहुत लंबा काम है। मान लीजिए व्यान वायु है, पित्त की स्पाइक है। अब पित्त जो है, एक तो जल है और एक अग्नि है। अगर जल से पित्त बढ़ा हुआ है तो उसमें द्रवता दिखेगा आपको, नाड़ी में गीला गीला सा दिखेगा। ज्यादा धाए धाई नहीं होगा, ज्यादा स्पाइक उसकी जो है ना, बहुत ज्यादा शार्पनेस नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ हमें क्या देना चाहिए? उसका बीपी अगर हाई है, पित्त के वजह से है, तो यहाँ पर हमें क्या देना चाहिए? सूत से का रस देना चाहिए। सूत से का रस जो है, पित्त में जो जल है उसको, यहाँ पर हमें एक और चीज देना चाहिए, उसका नाम है पुनर्नवा, पुनर्नवादी कषाय, या पुनर्नवा, जस्ट पुनर्नवा भी अगर आप दोगे। पुनर्नवा क्या करेगा? उष्ण है, और वह पित्त के उस द्रवांश को, उस जलीयांश को अवशोषण करेगा। लेकिन अगर वही पित्त, यहाँ व्यान वायु दिख रहा है, ब्लड प्रेशर हाई है, लेकिन नाड़ी जो है एकदम पतला है, तार जैसा है, धाए धाए उछल रहा है, जल्दी जल्दी, इरेगुलर स्पाइक है, पित्त जैसा है, इरेगुलर स्पाइक है, व्यान वायु में स्पाइक हो रहा है, व्यान वायु में, व्यान वायु इंडेक्स फिंगर, व्यान वायु में स्पाइक है, इरेगुलर है स्पाइक, तार जैसा पतला, गीला गीला नहीं दिख रहा है, थोड़ा कठोर सा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? अग्नि महाभूत प्रधान पित्त से व्यान वायु आवृत है। यहाँ कौन सा दवाई देना चाहिए? यहाँ कोई उष्ण नहीं देना है, यहाँ या तो शीत या स्निग्ध देना है। तो यहाँ कामदूदा रस बहुत अच्छा काम करेगा। क्या करेगा? कामदूदा रस। यहाँ पर कोई स्निग्ध द्रव्य, जैसे आपको महातिक्तक घृत अच्छा काम करेगा, घृत अच्छा काम करे। लोग कहते हैं ना कि बीपी बढ़ेगा, घी नहीं देना चाहिए। तो कहाँ नहीं देना चाहिए? जहां द्रव है, जहां द्रव है, जहां द्रव है। जल महाभूत से पित्त बढ़ा है और वो व्यान वायु को आवरण करता है, तो नहीं देना चाहिए घी। लेकिन यहाँ तो वायु का आवरण है, पित्त अग्नि महाभूत से बढ़ा हुआ है, रुक्षता बढ़ी हुई है शरीर में, पित्त बढ़ा हुआ है, बार बार भूख लगता है, बार बार मुंह सूख जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत डाउन हो जाता है। आंख, पित्त अग्नि गुण से अगर बढ़ा हुआ है जैसे सूर्य के सामने जाएगा तो आंख, पहले आंख ऐसा हो जाता है, बंद हो जाता है, डायरेक्टली आंख से आंख नहीं जुड़ सकता, आंखों में जलन होती है उसको। इसका मतलब है अग्नि महाभूत से पित्त बढ़ा है, व्यान वायु में स्पाइक हो रहा है, बीपी हाई हो गया, तो क्या देना चाहिए? स्निग्ध वात सामक भी होना चाहिए, और जो घी जो होता है वात पित्त दोनों को डाउन करता है, मेडिकेटेड घी दे दो उसको। द्राक्षा, मुनक्का, मुक्ता सुक्ति, कामदूता, अभ्रक भस्म, नहीं, प्रवाल 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 भस्म, ये सारे सारे वहां स्निग्ध गुण से वात और पित्त को शांत करते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़े से अंदर चले गए। अब ये इस तरह से अगर बात करने लगेंगे ना तो फिर तो हमारा खत्म ही नहीं होता कभी। लेकिन आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं?
सर आज आज बहुत अच्छे से समझा, मतलब कैसे देखना है और कैसे अंदर जाना है हमको, वो समझा आज। ठीक है। उत्कल जी, वैसे ही करना, वैसे ही देखना। अब जैसे मैंने आपको अभी बयान वायु बीपी के हिसाब से बताया, इसी तरह से आप बाकी जो उदान है, प्राण है, अपान है, उसमें भी यही थ्योरी को लगाइए। देखो, हर एक रोग के पीछे एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली बहुत सारी चीजें होता है। आयुर्वेद बहुत विशाल चीज है ना, तो उसमें युक्ति पूर्वक विचार करना है। चलिए जरा 9 बज गया, तो आयुर्वेदिक क्लास